and here in India, also in abroad. And it's a very, I welcome all of you. And today is also an auspicious day क्योंकि आज बट सावित्री भी है। तो इस तरह से एक अच्छे शुभ दिन में हमने इसको चयन किया। संजोग की बात है, सो समय मिला विनय जी का कि आज का दिन, तो ये संजोग कहिए या समय कहिए, तो इस हिसाब से आज हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का शुरुआत 2015 में भारत की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये आह्वान किया गया था। और राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन 2015 31 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन है, उसी दिन उन्हीं के नाम पे समर्पित करते देश की अखंडता और देश की प्रतिष्ठा की एक रक्षा करने के लिए और जागरूक करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखी गई थी। जैसे कि हमें सभी को बताएगा, इससे पहले भी राष्ट्रीय एकता के ऊपर और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलते आए, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों स्टेट के बीच में, दोनों राज्य और केंद्र शासित अंचल के बीच में दो एक संतुलन और एक समन्वय बिठाने की एक काम शुरुआत की गई, जिसके तहत दोनों राज्यों को एक पेयर ग्रुप बनाया गया। और इस नाते गुजरात को छत्तीसगढ़ के साथ पेयर ग्रुप पेयर स्टेट माना गया। और इस नाते हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में स्थित गुरु घासीदास केंद्र विश्वविद्यालय का एक पेयर यूनिवर्सिटी है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की कार्यक्रम समय समय पे लगभग हर महीने में होता। पिछले 2 साल से हर महीने में कार्यक्रम चलता आ रहा है। और जैसे कि 2 साल में 2 बार उनकी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और हमारे विद्यार्थी वहाँ जाते हैं एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, और यहाँ के खान पान, रहन सहन, हस्तशिल्पी कला, संस्कृति के बारे में यहाँ से जानते हैं और हमारे विद्यार्थी वहाँ जाते हैं। इसके अलावा इसी कड़ी में जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो हमारे कुलपति जी आदरणीय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर से आपने एक वेबिनार कीजिए, जिसमें हम कोरोना काल में भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि समय बहुत गवा चुके हैं टेक्निकल कारण के प्रॉब्लम के चलते, तो मैं आज की जो कार्यक्रम का मुख्य वक्ता है उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी न केवल राजनीति में बल्कि एकेडमिक्स में भी आपका एक अच्छी पहचान है। आपने शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा आपने शुरू की महाराष्ट्र में एक मध्यवित्त परिवार में जन्म होने के उपरांत आपने महाराष्ट्र में धुले में तथा नासिक में अपना प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और बॉम्बे विश्वविद्यालय में आपने पीएचडी किया। तत्पश्चात आपने अनेक प्रकार की जिम्मेदारी संभाली और आपकी कितनी सारे पुस्तक भी लिखे गए। आप एक साथ में एक स्तंभकर है, एक कॉलमनिस्ट है और साथ साथ आप एक एकेडमिशियन, एक थिंकर, एक फिलोसोफर भी है और एक राजनीतिक भी है। तो आपकी द्वारा लिखी हुई एक किताब ए बिलियन बैलेट्स जो 2013 में पब्लिश किया गया है, वो बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है। और साथ साथ आप लिटरेरी अवार्ड भी आपको महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्राप्त हुई है। और जो किताब लिटरेरी अवार्ड प्राप्त हुई उसका नाम है निवादक मनुष्य। इस प्रकार की अनेक आपका जो लगाव वांचल की प्रति है, एक सामाजिक थिंकर के नाते, फिलोसोफर के नाते, वो प्रतिपादित होता है आपकी किताब के माध्यम से। पिता की पूर्वांचल जो मराठी भाषा में लिखी गई है, इस प्रकार की आपने समय समय पे आर्टिकल्स और कॉलम आप मराठी और इंग्लिश अखबार में कंट्रीब्यूट करते रहे। साथ ही वर्तमान में आप राज्यसभा के सांसद हैं तथा इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के आप अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं। और गुजरात से आपका अभी भी नाता है। गुजरात में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप बोर्ड ऑफ गवर्नर में सदस्य भी हैं। ऐसा तो बहुत लंबी आपकी पहचान है, बहुत लंबा विस्तृत है, लेकिन छोटा सा समय के हिसाब से हम उसको छोटा करना चाहेंगे। साथ में आज हमारे जो प्रेसिडेंशियल लीडर जो अध्यक्षता करेंगे इस वेबिनार को, हमारे
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर रमाशंकर दुबे। इससे पहले आप भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में भी कुलपति का जिम्मेवारी आपने संभाला। एक साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, पिछले 36 साल से आप निरंतर टीचिंग कर रहे हैं और 40 साल से अधिक आप रिसर्च में हैं। आपकी कई सारे किताब, कई सारे आर्टिकल्स, इंटरनेशनल आर्टिकल्स और कई सारे आपकी सदस्यता सरकारी एकेडमिक्स बॉडीज में है। और आपके यहाँ आने से पहले आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और लगातार 9 साल तक आप वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे रहे। तो आज इस कार्यक्रम का हम आइए प्रारंभ करते हैं ये फेसबुक के लाइव के जरिए। और इससे पहले, कार्यक्रम की से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो कुलगीत है, यूनिवर्सिटी सॉन्ग है, और यूनिवर्सिटी सॉन्ग को प्ले किया जाए। इस यूनिवर्सिटी सॉन्ग का एक खासियत यह है कि इसमें पूरी गुजरात की संस्कृति, उसकी धरोहर, उसकी शिक्षा और उसकी अनेक प्रकार की जितनी भी गुजरात की अचीवमेंट है इसी को इसमें सजाया गया है और इसको दर्शाया गया है। और साथ साथ शिक्षा और परंपरा की बात भी इस यूनिवर्सिटी सॉन्ग यानी कुलगीत में कहा गया है। और इस कुलगीत को सबसे पहले, जैसे ही हमारे कुलपति महोदय यहाँ पे आए, सबसे पहले इन्होंने इस कमी को देखा और स्वयं इसकी रचना की, यानी कि लिरिक्स, और कंपोज और राइटर हमारे कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे कुलगीत की है। तो आइए इसको सुनते, उसके पश्चात हम कुलगीत कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। यहाँ से परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। इस भूमि से राष्ट्रपिता ने विश्व शांति संदेश दिया। शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक विकास को शिक्षा का आदर्श किया। सदाचार को नित संकल्पित सत्य शिक्षा का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। भूमि लौह पुरुष की जिससे एकीकृत हुआ भारत महान। चिंतन है मुचंद्र दयानंद का लोथल से हुई सभ्यता महान। साबरमती नर्मदा से सिंचित सामाजिक ज्ञान का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। द्वारिकाधीश पर गर्व करे हम, गीता का जिसने ज्ञान दिया। कर्म भक्ति और ज्ञान ज्योति से मानव का उत्थान किया।
उनके दिव्य दर्शन से प्रेरित कर्म ज्ञान का कुंज हुआ। परम पावन हसी मन भावन यह विश्व ज्ञान का भाषा से क्षर सायन प्रबंधन विविध ज्ञान विज्ञान समागम नवाचार से विश्वविद्यालय जहाँ शोधरत हर जन मन नई विधा में शोध व शिक्षण ज्ञान सृजन का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी को कि आप अपना विषय रखें और हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, इस कार्यक्रम में पूरा दायित्व निभाते हुए सूत्र संचालन करने वाले डॉक्टर अतानु शंकर महापात्र, डॉक्टर मीनाक्षी परमार, बाकी सभी अधिकारी गण और फेसबुक के माध्यम से मेरे इस विषय प्रतिपादनों को सुनने वाले साथी भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के संकट के मुकाबले की चर्चा एक भारत श्रेष्ठ भारत के व्यापक संदर्भ में हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता और कोविड-19 के कारण समाज में जो एक नया वातावरण बना है, और ऐसे वातावरण में एक व्यक्ति के नाते, समाज के घटक के नाते हमारा दायित्व क्या है, इसका एक आकलन बनना, ये सारी बातें इस विषय के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। जब इस तरीके का संकट आता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा से भी भयंकर आपदा है। प्राकृतिक आपदा में जैसे अभी हम देख रहे हैं, बंगाल में, उड़ीसा में आम्फान चक्रवात का कठोर आघात हुआ है, मगर चक्रवात कुछ समय के लिए रहता है, फिर चला जाता है। बाढ़ आती है, कुछ लिए रहती है, फिर चली जाती है। अगर अकाल की स्थिति बनती है तो वो भी कुछ ही समय के लिए आती है, और फिर वर्षा काल शुरू होने से फिर काल समाप्त हो जाता है। चाहे चक्रवात हो, अकाल हो, बाढ़ हो, या भूकंप या धरणीकंप जैसी स्थिति हो, इन सारी आपदाओं में भौगोलिक क्षेत्र भी सीमित और सुनिश्चित रहता है कुछ मात्रा में, और उसका कालावधि भी सीमित और सुनिश्चित रहता है। जबकि जिसको हम महामारी कहते हैं, पैंडेमिक, उसकी स्थिति में न इसको भूगोल की कोई सीमा है, न उसको समय की कोई सीमा है। ये आया, चीन में इसका प्रादुर्भाव हुआ, विश्व में फैलता गया, हमारे देश में आया, अभी कब जाएगा और कितनों को अपनी चपेट में लेकर जाएगा, कौन कौन से प्रदेशों में ये बहुत बड़ा नरसंहार करेगा,
इसके बारे में कोई आकलन बनाना भी मुश्किल हो, इतनी विचित्र और भयानक त्रासदी आज हमारे सम्मुख एक चुनौती के रूप में खड़ी है। और ऐसी स्थिति में समाज में और विशेष रूप में हम भारत में भारतीय मूल्यों के संदर्भ में जब सोचते हैं तो ध्यान में आता है कि ये वही अवसर है जब हमारे मूल्यों की, हमारी मूल्य निष्ठा की एक दृष्टि से परीक्षा होती है। हम किस पद्धति की धारणाओं को मानते हैं, और अगर मानते हैं तो क्या हमारी कथनी, हमारी करनी में भी परिवर्तित होती है? ये सारे सवाल शायद इसके पहले कभी बहुत प्रासंगिक इतने नहीं बने होंगे जो आज बने हुए हैं। और इसलिए जब हम भारतीय संस्कृति के, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को एक दृष्टि में देखने की कोशिश करते हैं तो पहली बात आती है, वो है सहवेदना और समवेदना की। हमारे यहाँ सिंपथी और एम्पथी दोनों का महत्व माना गया है। सिंपथी में ये होता है कि हम केवल सहानुभूत होते हैं, जबकि एम्पथी में ये होता है कि हम उस व्यक्ति की वेदना को समझने के लिए उस व्यक्ति की जगह पर, मान लीजिए हम ही है, ऐसा मानकर जब सोचते हैं तब उसको एम्पथी कहते हैं। तो एक वो सह अनुभूति होती है, केवल सह वेदना नहीं होती, सह अनुभूति भी होती है। और इसलिए इस पद्धति का अनुभव से हमें पीड़ा का परिचय भी करा देता है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने किए जो पीड़ पराई जानी रे। तो ये पराई जो है उसको जानने के लिए हमें अपने आप को उस व्यक्ति की जगह मानकर सोचना पड़ता है, तब जाकर के एम्पथी हमारे मन में जग जाती है। और ये वो चुनौती भरा प्रसंग है जब हम एम्पथी के माध्यम से औरों की पीड़ा को शायद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और इसलिए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा करते समय आज का समय, आज का प्रसंग हमें एम्पथी की ओर बढ़ाता है, जो हमारी विचारधारा का, भारतीय संस्कृति की मूल्य चिंतन का एक अभिन्न अंग है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो पहले से चलता आया है, कई जगह आज देहातों में भी ये परंपरा चलती आई है कि घर के सबसे बड़े व्यक्ति या घर की गृहस्थी संभालने वाली महिला भोजन करने के पहले भगवान को तो हम प्रसाद चढ़ाते ही हैं, मगर साथ ही साथ कई लोग देखे हैं हमने ग्रामीण अंचलों में कि अपने घर की दरवाजे के बाहर, खिड़की के बाहर छोटा सा कोई एक पात्र रख देते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है। वो पंछियों के लिए, चिड़ियों के लिए रख देते हैं। या कुछ अनाज का हिस्सा भी, जो भी खाद्य हम खाने वाले हैं, जो भी पदार्थ का सेवन करने वाले हैं, उसका भी छोटा सा हिस्सा हम बहुत सारे जीव जंतु प्राणी उनके लिए बाहर रख देते हैं। तो ये हमारे कंजम्पशन के पहले हम एक अपने दायित्व की बात करते हैं। हम तो ग्रहण करेंगे, मगर हमारी भूख मिटाने के पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम औरों की भूख मिटाए। ये हमारी सामाजिक मूल्य परंपरा है। और इसलिए कई प्रदेशों में आज भी ये परंपरा बिल्कुल बनी हुई है, बरकरार है। मैं मानता हूं कि खुद के पहले औरों का विचार, ये भी हमारी संस्कृति के चिंतन का जो एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, उसको भी मैं मानता हूं कि इस त्रासदी के समय स्मरण करना और उसको भी हमारे आचरण का हिस्सा बनाना, ये भी मैं मानता हूं कि एक समय का तकाजा है। आज के इस प्रसंग की ये पुकार है कि हमारे अंदर ये भावना जगे और हम इस पद्धति से सोचें। इसके साथ साथ तीसरा बिंदु आता है जो आज हम वातावरण में देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का भी विचरण सीमित हुआ है, कई बार तो समाप्त भी हुआ है। और हम बाहर ज्यादा झांक कर देखते थे। कई लोगों के लिए होता था कि शैक्षिक वायुमंडल में, संस्थाओं में, संगठनों में, सरकार में, राजनीति में
जगह हम इवेंट पर बहुत बल देते थे कि कोई कार्यक्रम होना चाहिए, कोई एक इवेंट होनी चाहिए। अभी इवेंट का एक महत्व होता है, मगर उसको मर्यादा से अधिक महत्व हम देने की मुद्रा में तब आते हैं जब हमें लगता है कि अच्छा होने से भी अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। तो ये दिखने की कवायद हम करते रहे कई दिनों तक। तो प्रकृति ने सोचा कि एक बार आपको अंदर जाने के लिए भी अवसर देते हैं। तो कोरोना का संकट आया, हम बाहर कम अंदर रहने लगे और घर की चार दीवारी के अंदर विचरते विचरते हम थोड़े अंतर्मुख भी बन गए। भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है अपदीप भव, यानी आप अंतर्मन के दीप को प्रज्वलित करते हुए उस प्रकाश में विचरण करें। मगर अंतर्मन का दीप तभी जाकर के प्रज्वलित होता है जब हम अंतर्मन में झांकते हैं, अंतर्मन को टटोलते हैं, अंतर्मन को स्पर्श करते हैं, अंतर्मन का ख्याल रखते हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना जैसी त्रासदी हमें इसके लिए बाध्य करती है कि हम अपने अंतर्मन की बात को भी सुने। और उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि कोरोना की त्रासदी का एक चुनौती के संदर्भ में विचार करते हुए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का एक आकलन बहुत आवश्यक हो जाता है। ये सारी परिस्थिति को अगर भारत का समुदाय कुछ सामूहिक शक्ति के आधार पर एक समूह मन, समूह मानस बनाते हुए अगर झेलने में सफल होता दिखाई दे रहा है तो उसके कुछ कारण है। मैं अभी भी बहुत जल्दी में इस पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि एक सामाजिक अध्ययन का विषय, एक सोशल साइंस का, समाज वैज्ञानिक अध्ययन का विषय। मगर विदेश में हमारे जो बंधु रहते हैं उनका भी समाचार मिलता है, चिट्ठी आती है, ईमेल के द्वारा बताते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तब लगता है कि हमारा देश इस तरीके के संकट को का मुकाबला करने के लिए औरों से अच्छी स्थिति में है। और उसके कुछ कारण हैं, जैसे ये त्रासदी के समय में हम सब जब घर में रह रहे हैं तो कई लोगों को मानसिक पीड़ा भी हो रही है। स्वाभाविक है, आदत नहीं है इतना समय घर में रहने की, सब कुछ बंद और हम अपने घर में बंद, इसका अभ्यास नहीं है, इसकी कोई आदत नहीं है। तो स्वाभाविक रूप में मन एक सहज भाव है, एक अस्वस्थता है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप में कई लोगों को हम अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग हो गए हैं, हम बेसहारा हो गए हैं, ऐसा भाव मन में आना बड़ा स्वाभाविक है। जिनके घरों में 2, 4, 5 व्यक्ति हमेशा रहते थे और मान लीजिए उसमें से 2-3 व्यक्ति अभी कहीं गए हैं, वो आ नहीं पा रहे, अटक गए हैं, तो उनके मन की अवस्था इसी पद्धति के होना अत्यंत स्वाभाविक है, समझने लायक है। मगर विदेश में आइसोलेशनिज्म या एकाकीकरण जो होता है वो जितना एक दृष्टि से झेलने के लिए कठिन होता है, उसकी तुलना में हमारे यहाँ वो शायद उतना कठिन नहीं होता, उसके तुलना में आसान हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि हमने व्यक्ति और समाज के संबंधों को बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यायित किया है। व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में हमारे यहाँ का जो चिंतन है वो ये बताता है कि व्यक्ति का समाज के साथ जो रिश्ता होता है वो एक शरीर के अवयव का पूरे शरीर के साथ रिश्ता होता है, वो होता है। और इस भूमिका के कारण हमारे यहाँ अतिरेकी व्यक्तिवाद भी नहीं है, जिसके कारण अलग थलग पड़ने की, आइसोलेट होने की, बेसहारा हम हैं इस तरीके का भाव मन में निर्माण होने की संभावना होती है। और अतिरेकी सामूहिकता भी नहीं है, अतिरिक्त सामूहिकता भी नहीं है, एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म भी नहीं है। तो इसमें एक संतुलन है और ये संतुलन कई पद्धति से परिभाषित होता दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ जो रिश्ते होते हैं, हर किसी रिश्ते की एक अहमियत हम मानते हैं, उसको एक नाम देते हैं। हमारे यहाँ सारे कजिन ब्रदर्स नहीं होते, कोई चचेरा भाई होता है, कोई ममेरा भाई होता है। हमारे यहाँ सारी आंट नहीं होती,
कोई चाची होती है, कोई मासी होती है, कोई फूफा होती है। हमारे यहाँ सारे लोग अंकल नहीं होते, कोई चाचा होते हैं, कोई ताऊ होते हैं, कोई मामा होते हैं। तो ये जो हर किसी रिश्ते की अहमियत को समझते हुए उसको एक नई आइडेंटिटी, स्वतंत्र आइडेंटिटी, एक स्वतंत्र परिचय उसको देने की एक रचना हमारे सामाजिक चिंतन में अंतर्निहित है। उसके कारण व्यक्ति की व्यक्तिगतता और व्यक्ति एक समूह का हिस्सा होने के नाते उसकी सामूहिकता, इन दोनों का हमने बहुत अच्छे तरीके से संतुलन रखा है। इस संतुलन के कारण हमारा कोई भी व्यक्ति घर में अकेला होने के बावजूद भी इमोशनल आइसोलेशन को अनुभव नहीं करेगा, या अगर उस पद्धति की नौबत आती भी है तो उसका सामना और अधिक अच्छे तरीके से कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ही इज ऑलवेज कनेक्टेड, ही और शी। हम हमेशा के लिए किसी समुदाय के समूह के अंग है, इसका एहसास उसके मन में हमेशा जीवंत रहेगा। और इसलिए हमारे देश में इस पद्धति से आइसोलेशन की, अलग थलग पड़ने की भावना के निर्माण होने की संभावना स्वाभाविक रूप में कम है। और इसी के चलते तीसरे और अंतिम बिंदु पर मैं आता हूं कि ये व्यवस्था हमारे देश में बन पाई क्योंकि हमने हमेशा ये कहा कि ये पूरा विश्व हमारा घर है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारी कुटुंब की व्याख्या केवल ब्लड रिलेशन तक सीमित नहीं है, केवल सामाजिक दायरे में सीमित नहीं है, केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है, वो पूरी वसुंधरा को अपनाती है। ये पूरा मेरा कुटुंब है। और इसलिए ये जो वसुंधरा के साथ रिश्ते की बात है, जिसके दो पहलू है, एक पूरे विश्व समुदाय के साथ हमारा रिश्ता है और वसुंधरा के साथ भी हमारा रिश्ता है। वो रिश्ता इस प्रकार से है कि हमने प्रकृति को हमेशा अपने सगे संबंधियों जैसा माना है। हमने कभी नहीं माना कि हम प्रकृति के ऊपर विजय पाएंगे, प्रकृति के साथ हमारा संघर्ष है। कॉन्क्वेस्ट की बात हमने कभी की नहीं, नेचर के बारे में हमने हमेशा समन्वय की बात। सुबह सुबह उठकर कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व, कि मेरे पांव आपके ऊपर पड़ रहे हैं, इसलिए विष्णु पत्नी यानी वसुंधरा यानी वसुधा मुझे क्षमा करें। तो ये जो प्रकृति के साथ भी, प्रकृति में भी एक पुरुष तत्व है यानी एक प्राण तत्व है, और इसलिए उसके साथ हमारा संबंध एक जीवंत संबंध है। पेड़ और लता, वेली, पुष्प ये केवल हमारे दिल हिलाव की चीजें नहीं है, ये प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, उसके प्रति हमारे मन में सम्मान है। और इसलिए प्रकृति के साथ हमारे जो संबंधों का सरोकार चला है, वो भी मैं मानता हूं कि कोविड-19 जैसी त्रासदी में हमारे मन का बल बढ़ाता है, संबल बढ़ाता है, हमारी जिजीविषा को और अधिक मजबूत करता है और जीवटता जो होती है उसको ताकत देता है। मैं मानता हूं कि इन्हीं बिंदुओं के कारण भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत के बलबूते और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाते हुए अपने आचरण व्यवहार में उसका समावेश करते हुए, उसकी परछाई निर्माण हो, इसको सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 जैसी त्रासदी का, चुनौती का बहुत सफलता से मुकाबला कर पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल शहर के लोग मगर ग्रामीण अंचलों के लोग, न केवल उत्तर के, दक्षिण के, पूर्व के मगर पश्चिम के भी, और पूरे भारत के लोग, न केवल गरीब और अमीर मगर सभी आर्थिक वर्गों के लोग इस पूरी परिस्थिति में अपने दायित्व को समझते हुए और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों ने हमें जो ताकत दी है उसका सम्मान करते हुए इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे, इसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो विस्तार में आपने विषय को रखा है और भारतीय संस्कृति का महत्व इस संक्रमण काल में, जो महामारी के संक्रमण काल में उसका क्या विशेषता है, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया है। और समय कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, आप अपने अध्यक्ष भाषण दें। प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम सम्माननीय
बुद्धे जी, डॉक्टर अतनु महापात्रा जी तथा सभी सुन रहे सभी सुधीजन, आज हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का मैं एक बार सहयोगी का दे देता हूँ, तो एक बार कॉल कर लेंगे। वो बंद कर दो, यूनिवर्सिटी वालों को भेज दो। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी का, आप हम सबके बीच आप आए और हम सबका आपने मनोबल बढ़ाया। हम सभी जानते हैं कि आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रसित है। महामारी का मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार भारत की जनता ने, भारत के हर व्यक्ति ने जिस प्रकार अपने मन से मिलजुल करके कोरोना को हराने के लिए प्रयास किया है, वो सारे विश्व के समक्ष एक मिसाल है। हम जानते हैं कि पिछले 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया कि शाम को 5 बजे सब लोग 5 मिनट के लिए थाली बजाएंगे, हमने देखा कि पूरा भारत देश एकजुट था। इस प्रकार पूरे भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया। इसी प्रकार 5 अप्रैल को हमने देखा कि शाम को 9 बजे 9 मिनट के लिए सब लोग अपने घर के सामने दीप जलाए। हम भले एक दूसरे को आपस में न जानते हो, दूर दूर से कोई रिश्ता न हो, मगर हमने संवाद स्थापित किया और हमने दिखा दिया पूरे विश्व को। कहने का तात्पर्य ये कि हमारी ये भारतीय संस्कृति की विरासत है कि हमें एक दूसरे के प्रति इतना ममत्व है, एक दूसरे के प्रति इतना हमारा लगाव है कि जिसको हमने सबके सामने दिखा दिया। और ये हमारी संस्कृति आज की नहीं, कई हजार वर्षों से स्थापित की हुई संस्कृति है। जिस संस्कृति को हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, हमने सबने स्थापित किया। और हम शुरू से ही रहे हैं कि हम सांसारिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान दोनों के समन्वय को लेकर के चलते हैं। तभी माननीय विनय जी ने कहा कि इस घड़ी में, संकट की घड़ी में, हमने अन्यों की पीड़ा को भी समझा है। हमने तो दरिद्र नारायण कहा है, जो सबसे जो अभावग्रस्त है उसको हमने दरिद्र नारायण कहा है, क्योंकि उसमें ईश्वर का वास है। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी ममता की संस्कृति है, यही हमारी करुणा की संस्कृति है, यही एक दूसरे के प्रति हमारे आचार विचार की
हमारा जो भोजन है उसमें केवल हमारा ही हिस्सा नहीं बल्कि पशु पक्षी का भी हिस्सा है, जैसा कि उन्होंने कहा। और संयुक्त परिवार की जो हमारी परंपरा रही है कई हजार वर्षों से, उस परंपरा को लेकर के हम आगे की तरफ चल रहे हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि माननीय विनय जी ने कहा कि इसकी कोई कोरोना की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है और न तो कोई इसका समय है, तो हम निश्चित रूप से पूरे भारतवासी हम सभी मिलजुल करके अपने एक दूसरे के प्रति ममत्व रखते हुए और पूरा देश खड़ा होकर के निश्चित रूप से हम भविष्य में कोरोना को हराएंगे। फिर से मैं एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय विनय जी का कि आपने समय दिया। माननीय विनय जी हम लोगों के अभिभावक हैं और बराबर आपका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता रहता है और आपके विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को, क्योंकि भविष्य में भी हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लड़के आएँ और हमारे विश्वविद्यालय में दाखिला लें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी अंत में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर है, तो मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के कन्वीनर डॉक्टर मीनाक्षी परमार मैडम को इस निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। तत्पश्चात शांति पाठ के उपरांत कार्यक्रम की समाप्ति होगी। मीनाक्षी बहन। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार सबको। संस्कृत में एक श्लोक है, उत्साहो बलवान आर्य न अस्ति, उत्साह परम बलम न उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। तो उत्साह और स्पिरिट हमारा सबसे बड़ा फोर्स है और यही फोर्स आज डॉक्टर विनय सर ने हमें भारतीय संस्कृति का परिचय करा के दिया है। सर थैंक यू वेरी मच, आपका खूब खूब शुक्रिया। इसके साथ मैं मैडम आवाज आ रही है? करती हूँ, मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करती हूँ ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात प्रोफेसर रामाशंकर दुबे सर का, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए एनकरेज किया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर, इंचार्ज रजिस्ट्रार ऑफ सीयूजी, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस प्रोग्राम के लिए। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर रत्नु कुमार मोहपात्रा का, जो नोडल ऑफिसर है ईबीएसबी सीयूजी के, जिन्होंने ये प्रोग्राम करने के लिए अपना गाइडेंस दिया और हमेशा हमें डायरेक्ट करते रहे हैं। मैं अपना सिंसियर थैंक्स देती हूँ डॉक्टर विनय कुमार सहस्त्रबुद्धे सर को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की जो महिमा है वो हमें इतनी छोटे शब्दों में और इतने प्यारे शब्दों में बता के एक अंदर से हमारे अंदर जो मोटिवेशन बैठ रहा है उसे बाहर निकाला और इस महामारी में हम कैसे सरवाइव करें ये हमें एक बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सबके साथ किस तरह समन्वय रखना है और खुद को कितना। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ओके जी 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 बता, बोले। हाँ, मैं सभी सीयूजी के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और जो भी इस प्रोग्राम में लाइव है वो सारे मेंबर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ईबीएसबी टीम का और आईसीटी टीम ऑफ सीयूजी, प्रोफेसर मनीष एंड स्पेशली मयूर भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए हमें मदद की है। और अंत में एक छोटे से आशीर्वाद के साथ हम शांति पाठ शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवते। अब हम शांति पाठ करेंगे।
चलिए मीनाक्षी जी, मीनाक्षी मैडम, मुझे लगता है कि शांति पाठ होगी। हेलो। हाँ मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि हाँ समाप्त हो सर, गया। हाँ शांति पाठ समाप्त हो गया। इसी के साथ हमारे आज का जो कार्यक्रम है, हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं कि इस वेबिनार की। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को ये पसंद आए, और फेसबुक में सारे फैकल्टी, सारे स्टूडेंट और सारे स्टाफ से निवेदन है कि उसको लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।